हेलो बच्चों, जो हमारा चैप्टर सेकंड था बचा हुआ था पीछे, वो आज हम इस वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्यूल व अगोरा का क्या अर्थ है। ठीक है, तो भाई इसका आंसर देखो। यूनानी सभ्यता के समय राजा अपना शासन एक परिषद के द्वारा चलाता था। इस परिषद को ब्यूल कहते थे, और इस परिषद के जो उस सदस्य थे ना, उनको जो है सम्मानित व्यक्ति होते थे इस वर्ग में। और इसके विपरीत जो आम साधारण लोग थे उसको अगोरा कहते थे। ठीक है, और इसमें अगोरा में जितने भी समस्त जो नागरिक है वो भाग ले सकते थे। ठीक है, और जो ब्यूल था उसमें सिर्फ गिने चुने व्यक्ति ही जो कि उच्च वर्ग के थे उनको ही शामिल किया जाता था इसमें। ठीक है ना भाई, अच्छे से आ गया होगा समझ में। आई थिंक ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन के इसको अच्छे से कर लेना, पेपर में आने के चांस है इसके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम की शासन व्यवस्था कैसी थी। तो इसका आंसर है, रोम में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी। सत्ता जनता द्वारा चुनी हुई सीनेट के हाथों में केंद्रित थी। सीनेट के सदस्यों की संख्या 300 थी। ये सभी सदस्य पैट्रिशियन वर्ग के होते थे। सीनेट द्वारा 2 न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे जिन्हें कौंसल कहते थे। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता था। वही मुख्य न्यायाधीश, प्रमुख सेनापति तथा प्रशासक थे। कौंसल की सहायता के लिए एक वित्त अधिकारी होता था। प्रशासन में सहायता देने के लिए 3 अन्य पदाधिकारी भी होते थे, सेंसर और कर वसूल करने वाला अधिकारी एल्डिज, और शांति व्यवस्था बनाए रखने वाला प्रोटोर न्यायाधीश बोलते जिसको। ठीक है, अब प्रांतों का शासन गवर्नर के अधीन था। गवर्नरों को वेतन नहीं मिलने के कारण वे जनता से मनमाना कर वसूल करते थे। सीनेट द्वारा पारित कानून को असेंबली अस्वीकार नहीं कर सकती थी। क्वेश्चन थर्ड है, माया सभ्यता का श्रेष्ठ युग किसे कहा जाता है। तो भाई इसका आंसर है, माया सभ्यता के 4 प्रमुख राजवंश थे, टिक्कल, कमुल, कोपान तथा पालेके। ठीक है, इनके शासनकाल को ही माया सभ्यता का काल या युग इसको कहा गया है। इसकी मुख्य जो उपलब्धियां थी वो थी भव्य स्थापना कला, 2 लेखन कला, 3 खगोल विज्ञान विकास, और 4th है कैलेंडर। यानी कि इनके द्वारा इनका क्या क्या था, इस युग में इनका निर्माण किया था, जिसके कारण इस युग को इस श्रेष्ठ युग बोला गया है। ठीक है ना। अब 4th क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्र को नील नदी का वरदान अथवा नील नदी की देन क्यों कहते हैं। उत्तर देखो इसका, मिस्र अब उत्तरी अफ्रीका का एक प्रसिद्ध देश है। यह नील नदी के दोनों किनारों पर बसा हुआ है। नील नदी दक्षिण में उत्तर की ओर बहती है। प्रत्येक वर्ष नील उपजाऊ मिट्टी लाकर घाटी में बिछाती रहती है। इसका पानी सिंचाई तथा यातायात के काम आता है। फलस्वरूप प्राचीन काल में मिस्र मरुस्थल का भाग होते हुए भी एक उपजाऊ प्रदेश बन गया था। यही कारण है कि मिस्र को नील नदी का वरदान या नील की नदी की देन कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 है, मिस्र के लोगों के धर्म की मुख्य विशेषताएं पर प्रकाश डालिए। भाई इसका आंसर देखो, जो उनकी विशेषताएं थी वो क्या क्या थी इसमें ये बताना है। भाई वो मेनली वो लोग क्या क्या करते थे, उनका काम बताना है इसमें। ठीक है ना। एक तो वो देवताओं की पूजा करते थे, मेनली सूर्य के देवता उनका होता था, उनको मानते थे वो, जिसका रा रे री होर आदि के नाम से बुलाते थे वो। नेक्स्ट देखो, ईश्वर में विश्वास, यानी कि वो जो व्यक्ति थे उनका विश्वास किस में था, भगवान में था वो। और कहते थे कि सबसे जो भी महान है वो भगवान है, सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर में ही है, और वो सूर्य को उसका प्रतीक मानते थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका इसी में जो पार्ट थर्ड है वही बचा हुआ है, पुनर्जन्म में विश्वास। भाई इसमें है कि वो लोग तो ना पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे कि मृत्यु के पश्चात शरीर और आत्मा दोनों ही जीवित रहते हैं। इसलिए वे मृत शरीर को संभाल कर रखते थे ताकि और लंबे समय तक उसको क्या करें, सुरक्षित रखा जा सके। और इसको हमने पहले ही पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे संभाल कर रखते उसको मम्मी बोलते हैं। ठीक है ना, मसाले वगैरह लगा कर उनको सुरक्षित रखते कई दिनों तक। अब क्वेश्चन 6 देखो, पिरामिडों की मुख्य विशेषताएं क्या थी। इसमें बताना है जो पिरामिड थे वो कितने चौड़े लंबे, कितने पत्थरों से बनाया गया था। ठीक है, और कितने लंबे होते थे वो, उसमें कितने दिनों काम करना पड़ा था, कितने लंबे होते थे वो, दीवार वगैरह उनकी कैसी थी।
ठीक है, तो ये है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है, इस सभ्यता के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। तो भाई मेसोपोटामिया क्या होता है, जहाँ पर दो नदियाँ और मिलती हैं, उसके जो बीच का एरिया है ना, उसको क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया। ठीक है, और ये इसके केंद्र कहाँ गए थे भाई, सुमेर, बाबुल, अक्कद, असीरिया आदि इनके क्या थे, ये केंद्र थे। और इन सबसे बड़ा जो था वो सुमेर था, जो कि दक्षिण में है। ठीक है, और उत्तर की जो भूमि थी उसका नाम जो असीरिया था उसका। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राचीन यूनान की सभ्यता की सामाजिक दशा की विवेचना कीजिए। तो प्राचीन यूनान का जो समाज था दो भागों में बटा हुआ था, एक नागरिक और एक दास। केवल धनी व्यक्ति ही नागरिक बन सकते थे। वे उनका जीवन जो था वो कैसा था, वो अच्छा था, ऐशो आराम का जीवन था। जो दास थे, मजदूर थे बेचारे, वो उनकी दयनीय दशा थी। ठीक है, और इस तरह की दशा भी वहाँ पे अच्छी नहीं थी। उनको किसी भी काम में भाग लेने का अधिकार नहीं था, और वे लोग खेलों में रुचि रखते थे। प्रत्येक साल वहाँ पर 4 वर्ष में ओलंपिक खेल होता था, और यूनान से ही इन खेलों की शुरुआत हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, रोम की सभ्यता के पतन के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे। तो भाई ये बताना है कि जो रोम था वो किन किन कारणों से उनका पतन हुआ था। देखो इसमें कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ा कारण जो था साम्राज्यवाद था। लोग आपस में क्या करने लगे, युद्ध करने लगे थे, जिसके कारण वहाँ पर जो डेमोक्रेसी थी वो समाप्त हो गया था। सेकंड है, नगरों में रहने वाले लोग विलासी बन गए थे। थर्ड है, और भ्रष्टाचार भी फैल गया था। ठीक है, और फोर्थ है, ईसाई धर्म फैलने से रोमन सम्राट शक्ति कम हो गई थी, यानी कि ईसाई धर्म का वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचार हो गया था। इसके अलावा आपस में लोग क्या करने लगे थे, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने लगे थे, जिससे भी उनका अधिकार जो है कम हो गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विज्ञान और कानून के क्षेत्र में प्राचीन रोमन सभ्यता के योगदान का वर्णन कीजिए। जिसमें बताना है कि जो विज्ञान है, कानून है, इसमें जो रोमन सभ्यता के लोग थे उन्होंने क्या क्या योगदान दिया था। ठीक है, तो देखो विज्ञान में रोम वालों ने रक्त संचालन प्रणाली का पता लगाया। रोम वासियों ने एक पंचांग बनाया जो थोड़े थोड़े बहुत दिनों के बाद आज भी कई देशों में प्रयोग किया जाता रहा है। सेकंड है कानून। देखो कानून में संसार को रोम की सबसे बड़ी देन उसकी कानून है, यानी कि जो कानून है उसको कहाँ से बने, रोम से बने हैं। ठीक है, और अब तो हर उसमें कहीं भी चले जाओ, हर देश में आपको कानून मिलते हैं, लागू होते हैं वो। ठीक है, लोग आज भी इसका क्या है, अनुसरण कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 देखो, प्राचीन चीन की 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां कौन सी थी, यानी कि जो चीन था उन्होंने किस किस का आविष्कार किया था, या फिर क्या क्या अचीवमेंट ली थी। तो भाई उन्होंने सबसे पहले एक दीवार बनाई थी। ठीक है, चीन की जो सबसे बड़ी दीवार है, जो कि उसकी लंबाई थी 24 किलोमीटर और जो ऊंचाई थी वो 6 मीटर थी। सेकंड है, चीन ने कागज का आविष्कार किया था। ठीक है, थर्ड है, भूकंप लेखी यंत्र का प्रयोग उन्होंने किया था। भूकंप कहाँ से, किस स्थान से आरंभ हुआ है, इसका भी चीन वालों ने ही क्या शुरुआत की थी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, यूनान की सभ्यता को जानने के साधन कौन कौन से हैं। भाई इसमें नाम बताना है। देखो होमर द्वारा रचित इलियड और ओडिसी महाकाव्य। ऐसे पूछ सकते कि होमर ने कौन सी काव्य की रचना की थी, तो इलियड और ओडिसी की। और नेक्स्ट देखो हेरोडोटस की रचना हिस्टोरिका, यानी कि जो हेरोडोटस था उसको इतिहास का पिता भी बोलते हैं, उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। और देखो थर्ड है, एथेंस, कोरिथ, स्पार्टा, थिब्स आदि नगरों की खुदाइयों से प्राप्त सामग्री। फोर्थ, प्लेटो तथा अरस्तु की रचनाएं। और ठीक है, पांचवा है थुसिडाइजिस की रचना, पेलोपोनेशियन युद्ध। ठीक है, तो ये सब क्या थे, सोर्स थे जिनके माध्यम से हम यूनानी सभ्यता का पता लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन 13 है भाई, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मिस्र की संसार को क्या देन है, यानी कि जो मिस्र के व्यक्ति थे उन्होंने संसार के लिए क्या क्या बनाया था भाई, ये बताना है इसमें। तो कह रहा कि उन्होंने 365 दिन का एक वर्ष यानी कि एक कैलेंडर बनाया। इसके अलावा उन्होंने सूर्य घड़ी व जल घड़ी का आविष्कार किया। इसके अलावा उन्होंने औषधि विज्ञान क्षेत्र में अनेक खोजों की, ऐसा लेप तैयार किया ताकि कई सालों तक व्यक्तियों को जीवित रखा जा सके, यानी कि शरीर को। ठीक है, और इस तरह उन्होंने कई मम्मियाँ भी बनाई थी, मम्मियाँ बोलती उसको। इसके अलावा उन्होंने 600 से अधिक दवाइयों का वर्णन किया है। एक यानी कि उन्होंने ये सिद्धांत भी दिया कि ईश्वर एक है,
इसके अलावा उन्होंने जो पिरामिड है, मंदिर है, उन सब का भी अच्छा नमूना तैयार किया था उन्होंने। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है मिस्र की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डाले। ठीक है, तो वैसे बताना है कि जो मिस्र के लोग थे उनकी जो प्रशासनिक यानी जो उनका काम काज होता था वो कैसे लोग करते थे। ठीक है, कैसे उसमें उनका हर काम जो है बटा हुआ था। जो देखो पहला देखो, राजा, फराओ को जो राजा बोलते थे। ठीक है, राजा को क्या कहते थे, फराओ, और उसको सारे अधिकार प्राप्त थे। अपनी इच्छा से अच्छा भी राजा अच्छा कानून भी चला सकता है और खराब भी। ठीक है, तो फराओ को देवता माना जाता था, यानी कि जो भी फैसला लेगा वो राजा लेगा और वो भी हमारे अच्छे के लिए लेगा। ठीक है, अब देखो सेकंड है वजीर। फराओ के शासन में वजीर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। वह शासन के संचालन में फराओ की सहायता करता था। उसका कार्य क्या था, कर वसूलना और आय व्यय का हिसाब रखना था। थर्ड परिषद, एक परिषद बनाते थे वो, और उनको सारू कहते थे, और जो सभी हैं ये फराओ को परामर्श देते थे परिषद। ठीक है ना। फोर्थ है प्रांतीय शासन। कह रहा कि फराओ ने शासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को कई भागों में बांट दिया गया था। प्रांत को नोम तथा उसके शासक को नोमार्क कहते थे। नोमार्क की नियुक्ति कौन करता था, फराओ, यानी कि जो राजा था वो उनकी नियुक्ति करता था। अब स्थानीय शासन, गाँव के बारे में जो भी व्यवस्था है, अधिकार लेना, उनकी शांति बनाए रखना, कर वसूलना, ये सब कार्य जो स्थानीय सामंतों के हाथ में होता था। 6 है न्याय व्यवस्था, यानी कि एक न्यायाधीश होता था, वो क्या करता था, मुकदमा लिखित रूप से चलाया जाता था। मुकदमे का फैसला 3-4 दिन में ही कर दिया जाता था। दंड बहुत ही कठोर होते थे, जैसे अंग भंग करना, देश निकाला देना, दंड के वैसे अपराध कम होते थे। अब है सैन्य संगठन। आरंभ में मिस्र के पास सभ्यता मतलब यानी कि सेना नहीं थी। वहाँ के जो रहने वाले व्यक्ति थे वही उनका सामंतवादी थे, वही उनका संगठन करते थे। अर्थात वह सामंतों से ही आवश्यकता अनुसार सैनिक शक्तियाँ प्राप्त करता था। 12वीं राजवंश के समय फराओ ने स्थायी सेना की व्यवस्था कर ली थी। जो नेक्स्ट बचता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है।